नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 11th की इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस की सीरीज़। तो आज हम पहले चैप्टर से शुरुआत करने वाले हैं, जो कि हमारा है कंप्यूटर सिस्टम। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर्स 1950 से या फिर 1990 से अभी तक आज की डेट में कितना इवॉल्व कर चुके हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, कंप्यूटर हैव कम अ लॉन्ग वे अराउंड। Computer have come a long way since inception, joined on a journey through evolution of machines that have changed our world। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंप्यूटर्स 90s के एरा से अभी तक में कैसे कैसे चेंज हुए, उनमें क्या क्या एडवांसमेंट आई है। तो चलते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर, जो सबसे पहले कंप्यूटर बनाए गए थे, सबसे पहला कंप्यूटर, वो ना बहुत बड़े हुआ करते थे। मतलब वो एक पूरे रूम को कवर कर लेते थे, इतना बड़ा हुआ कर। तो इमेजिन कर सकते हो, जिस कमरे में आप बैठे होगे अभी, जहाँ वीडियो देख रहे हो, उस पूरे कमरे में सिर्फ एक कंप्यूटर हुआ करता था। और अभी आप जिसमें देख रहे हो, मोबाइल में देख रहे हो, कंप्यूटर में देख रहे हो, पीसी में देख रहे हो, वो एक कंप्यूटर है। तो साइज डिफरेंस देख सकते हो 90s वाले कंप्यूटर और आज वाले कंप्यूटर में। तो उस समय ना, जब बड़े कंप्यूटर्स हुआ करते थे, तब A1 कैलकुलेशंस पर सेकंड हुआ करती थी। उसमें एक कैलकुलेशन 1 सेकंड में होगी। उसमें से जो कुछ हमारे फर्स्ट कंप्यूटर्स में की सीरीज़ में है, तो सबसे पहले अबैकस है। उसमें आपने देखा होगा कि उसमें कुछ बीड्स रहते थे, फिर यहाँ पे ऐसे लाइन बनी हुई रहती थी। बीड्स को ऊपर नीचे करके हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किया करते थे। फिर स्लाइड रूल आता है, फिर पैस्कल एडिंग मशीन आता है, फिर लेबेंस कैलकुलेटर आता है, फिर जैकवर्ड्स लूम आता है, फिर बेबेज डिफरेंस इंजन आता है। ये जो लास्ट वाला है ना, बेबेज डिफरेंस इंजन, ये बस एक थियोरी थी। इसका प्रैक्टिकल मतलब इसके प्रैक्टिकल रूप में इस कंप्यूटर को बनाया नहीं जा सका, क्योंकि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि इस थ्योरी के ऊपर हम लोग काम कर सकें। और हाँ, एक चीज़ बता दूँ, द फादर ऑफ कंप्यूटर इज़ बेबेज। बेबेज ही हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर है। उन्होंने ही पहला कंप्यूटर बनाया था वर्किंग। ठीक है। इसके बाद देखते हैं पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है। जो आप खुद जो मोबाइल चलाते हो, जो लैपटॉप चलाते हो, वो एक पर्सनल कंप्यूटर होता है। तो पर्सनल कंप्यूटर का एरा 1975 से शुरू हुआ था। उसमें से सबसे पहला इंटेल का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। उसमें से सबसे पहला जो इंटेल 8080 प्रोसेसर आया था, वो फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर में इस्तेमाल करा गया था। तब से पर्सनल कंप्यूटर्स का एरा शुरू हो चुका है 1975 से। ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर का एरा कब से शुरू हुआ, तो आपको याद रखना है कि 1975 से ही शुरू हुआ था। इसके बाद जो 5 जनरेशंस के कंप्यूटर्स हैं, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट कंप्यूटर एंड टिल नाउ। तो सबसे पहला कंप्यूटर आता है वैक्यूम ट्यूब्स। इसमें क्या होता था, ये जैसा कि मैंने बताया आपको कि वो पूरा रूम कवर कर लेते थे एक बार में। तो मतलब इतना बड़ा स्पेस था उतने छोटे टास्क को करने के लिए। उस समय क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि भाई हम लोग एक छोटे से डिब्बे में उसको पैक करके रख सकें। सेकेंड जनरेशन आता है ट्रांजिस्टर्स का। तो ये कंप्यूटर्स बहुत बड़े-बड़े हुआ करते थे, लेकिन वैक्यूम ट्यूब्स के कंपेयर में बहुत छोटे हुआ करते थे। मतलब एज़ ऑफ जैसे कि आप इमेजिन कर सकते हैं, आपके घर में जो अलमारी है ना, वो एक कंप्यूटर हुआ करती थी। फिर उसके बाद आ गया इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये एरा था 1990s के आसपास का। उस समय इंटीग्रेटेड सर्किट्स का चलन हो गया था। उस समय जो कंप्यूटर्स बनते थे, वो इंटीग्रेटेड सर्किट से बनते थे। उसमें क्या होता था कि जनरली जैसा कि ट्रांजिस्टर्स में आपकी पूरी अलमारी का साइज़ ले लिया जाता था। इंटीग्रेटेड सर्किट्स में क्या होता था, जो हम अभी जो पीसीज़ देखते हैं, उससे थोड़े से बड़े हुआ करते थे, लेकिन कंपेयरिंग टू ट्रांजिस्टर्स उससे छोटे हुआ करते थे। इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर्स, जो आज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि आप अगर अपने पीसी को देखो, तो उसमें प्रोसेसर होगा, मदरबोर्ड होगा, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो वो माइक्रो प्रोसेसर्स कहलाते हैं, जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई। तो एआई एक इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है कि आप मन चाहे कुछ भी काम करवा सकते हो उससे। ये 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, एंड दिस इज़ द प्रेज़ेंट एंड द फ्यूचर। एज़ ऑफ जैसा बुक में लिखा हुआ है, दिस इज़ द प्रेज़ेंट एंड द फ्यूचर ऑनगोइंग
जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद क्या आता है, वो तो बाद में पता चलेगा। चलिए, तो अगला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि ये अभी आया है कुछ सालों में। तो ये क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है इसके पास खुद का एक दिमाग होता है, बट नॉट सो सेंसिटिव देन ह्यूमन, बट एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन वो आपके काम को मोर एफिशिएंटली एंड मोर पावरफुल तरीके से कर सकते हैं, और उसका आउटपुट बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कि लेट्स एग्जांपल, जैसे कि आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी, वो रजनीकांत की मूवी देखी होगी आपने, जैसे रोबोट और रोबोट 2.0। तो उसमें जैसे चिट्टी को दिखाया गया है, ही इज़ एन सुपर एडवांस्ड ह्यूमन एआई। तो उसके हिसाब से आप इसको कंपेयर कर सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना बढ़ गया है। और नाउ-अ-डेज़ बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स, चैटबॉट्स, डॉग्स आ चुके हैं। तो उसकी वजह से बहुत टेक्नोलॉजी में बहुत सारी एडवांसमेंट हो चुकी है, और हम लोगों को बहुत मदद मिली है नई-नई चीज़ें को एक्सप्लोर करने में। दोस्तों, इसके बाद आता है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? जो भी कंप्यूटर में एक फिज़िकल कंपोनेंट लगा हुआ है, जो एक पीसी को, कंप्यूटर को बनाती है, उसको हार्डवेयर कहते हैं। जैसे मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम, हार्ड ड्राइव और भी बहुत कुछ, जैसा कि ये सब देख सकते हो। एग्ज़ाम में बस 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मुश्किल से, वो भी बहुत कम पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो आप लिख सकते हो एग्ज़ाम्पल के साथ। इसके बाद आता है हार्डवेयर का ही एक पार्ट है सीपीयू, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि ये कंप्यूटर में चल रहे सारे इंस्ट्रक्शन को फॉर्म करता है। जैसे कि मान लो आप अपने पीसी पे बैठे हुए हो और आप गेम चालू करते हो, तो जब आप गेम को क्लिक करते हो, और गेम को क्लिक करने से गेम के चालू होने तक जो भी प्रोसेस बीच में होती है वो सीपीयू करता है। और उससे भी पहले जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे होते हो, तो जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है और आपका विंडोज़ लोड होना शुरू करता है, तभी से हमारा सीपीयू काम करना चालू कर देता है। उसी की वजह से हम लोग आज ये काम कर सकते हैं। इसके बाद आता है जो हमारा सीपीयू है, उसका आर्किटेक्चर कैसा होता है। उसको हम लोग वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं। ये एक साइंटिस्ट ये कोई प्राणी थे, इनके नाम पे रखा गया है इसका आर्किटेक्चर। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बता रहा है, कि मतलब इनपुट डिवाइसेस से, जैसे कि देख सकते हो यहाँ इनपुट डिवाइसेस से इंस्ट्रक्शन जाती है, उसमें से वो डिवाइड हो जाती है कि भाई कंट्रोल यूनिट उसका काम करेगा या लॉजिकल यूनिट उसमें प्रोसेस करेगा। उसके बाद वो जाती है मेमोरी में स्टोर होने के लिए, जो कि रैम होती है। उसके बाद रैम से वापस आती है अगर कोई उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। उसके बाद वो जाती है आउटपुट यूनिट में, मतलब आपके मॉनिटर में या फिर स्पीकर में या फिर प्रिंटर में, जैसा जैसा आपने इंस्ट्रक्ट किया होगा उसके हिसाब से आपको आउटपुट मिल जाता है। तो बेसिकली ये कहता है कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज बेस्ड ऑन द स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कॉन्सेप्ट वेयर इंस्ट्रक्शन डेटा एंड प्रोग्राम data is stored in same memory. This design is still used in most computer produced today. बात वही है जो मैंने अभी अभी जस्ट रिपीट करी है। तो इसके बाद हम बात करते हैं वापस सीपीयू की, क्योंकि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर तो सीपीयू को रिलेट करते हुए ही बनाया गया है। तो सीपीयू का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, तो आप सब जानते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होता है हर उस एक चीज़ को करवाने में जो आप उसको इंस्ट्रक्ट करते हो। सीपीयू के अंदर जनरली एएलयू और सीयू होता है। एएलयू मतलब अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो कि आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट जो कंट्रोल करता है कि भाई डेटा किधर से आएगा और किधर जाएगा, और कहाँ पे उसको रोकना है, कहाँ पे मार देना है। तो इसके बाद हम यही अगला जो मैं अभी बोला, अभी अभी जस्ट मैंने बताया वही यही है। कंट्रोल यूनिट ये है कि जो भी कंप्यूटर में प्रोसेसेस चल रही हैं, वो उसका फ्लो बनाए रखता है कि हाँ भाई, इस इंस्ट्रक्शन को या तो मेमोरी में जाना है या इनपुट में जाना है, जैसा इंस्ट्रक्शन हो उसके हिसाब से वो उसको कंट्रोल करता है। और एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स देते हैं उसको वो सॉल्व करने की कोशिश करता है। जैसे देख सकते हो यहाँ लिखा भी है, विच परफॉर्म्स मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन यूजिंग गेटवेज मेड बाय इलेक्ट्रिकल ट्रांजिस्टर्स कन्वे सिग्नल्स इन जीरोज एंड वंस।
ये ज़ीरोज़ एंड वंस बाइनरी लैंग्वेज है, मतलब कंप्यूटर सिर्फ ज़ीरो और वन समझता है। तो हम जो भी इनपुट करते हैं वो ज़ीरोज़ एंड वंस में पहले कन्वर्ट होता है, उसके बाद ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, उसके बाद वो जाते हैं आउटपुट यूनिट में और जैसा उसका काम होता है। इसके बाद आता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट एक स्टोरेज है और मेमोरी यूनिट के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। मेमोरी यूनिट सिंपल एक स्मॉल स्टोरेज डिवाइस है जो कि मेमोरी को कंप्यूटर में होल्ड करके रखता है ताकि आप जो सॉफ्टवेयर चलाते हो वो उसको एक्सेस कर सके। इसके बाद रैम। रैम भी एक मेमोरी यूनिट ही है। रैम जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं हम इसको, ये एक टेम्पररी मेमोरी स्टोरेज है। मतलब इसमें क्या होता है कि जब आप अपने कंप्यूटर को चालू करते हो तो उस समय जो कंप्यूटर को नेसेसरी फाइल्स होती हैं उसको शुरू करने के लिए वो जाती हैं आपके हार्ड ड्राइव से या फिर एसएसडी से जाती हैं सीपीयू में, सीपीयू से जाती है रैम में, ताकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो सके, शुरू हो सके। इसके बाद आता है रोम। रोम एक परमानेंट स्टोरेज होती है। इससे होता क्या है कि जब आप अपने कंप्यूटर को चालू करते हो तो शुरुआत में कोई अमेरिकन मेगाट्रेंड्स, एमएसआई, एसस, एचपी, डेल, इन सब का लोगो आता होगा। फिर उसके बाद कभी कभी अगर एरर हो जाता है चालू होने में, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम चालू होने में कभी एरर हो जाती है तो उस समय आपने देखा होगा कि एक ब्लू सी स्क्रीन खुल जाती है या फिर अलग अलग कंपनी के मदरबोर्ड्स में अलग अलग सी बायोस स्क्रीन खुल जाती है। तो वो जो बायोस है ना, वो रोम है, वो एक परमानेंट स्टोरेज मेमोरी है। तो वो क्या होता है, वो जब से उस चिप में इंस्टॉल करी गई है और जब तक वो चिप खराब ना हो जाए तब तक वो उसमें रहेगी, हम उसको ओवरराइट नहीं कर सकते। उसके बाद आती है कैश मेमोरी। ये भी एक मेमोरी है। ये रैम और सीपीयू के बीच की मेमोरी है। मतलब ये जो कैश मेमोरी होती है वो इतनी तेज़ होती है, आपकी रैम से बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, और आपकी सेकेंडरी मेमोरी जो कि हार्ड ड्राइव्स, एसएसडी है, उनसे भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो ये जो डेटा का गैप होता है, मतलब डेटा ट्रांसमिशन का गैप होता है, वो इसको ये कवर करता है। जैसे कि लिखा हुआ है, कैश मेमोरी इज अ सप्लीमेंट्री मेमोरी सिस्टम that temporarily stores frequently used instructions and data for quicker processing for CPU of a computer। तो जैसा कि इसने बताया कि वो कुछ कुछ मेमोरी, मतलब इसकी साइज जनरली बाइट्स में और 2-3 MB में होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। तो ये वो रखता है जो कि आप प्रोग्राम्स फ्रीक्वेंटली खोलते हो, जैसे कि आपने व्हाट्सएप खोला हुआ है या फिर यूट्यूब खोलते हो या फिर क्रोम खोलते हो, तो उन सब की मेमोरी वो इसमें स्टोर रहती है ताकि वो और जल्दी से रन हो सके, प्रॉपरली खुल सके। इसके बाद आती है हार्ड ड्राइव। मतलब ये सेकेंडरी स्टोरेज, मतलब जैसा कि देख सकते हो पिक्चर्स में, ये नीचे वाली हार्ड ड्राइव है, ऊपर वाली एसएसडी है और सबसे ऊपर वाली एनवीएमई एसएसडी है। इसमें से सबसे फास्ट होती है एनवीएमई एसएसडी, उससे स्लो होती है एसएसडी, और सबसे स्लो होती है हार्ड ड्राइव्स, उससे भी स्लो होती है फ्लॉपी ड्राइव्स, और उससे स्लो नहीं होती, उससे स्लो कुछ होता ही नहीं। तो जो हार्ड ड्राइव होती है वो एक सेकेंडरी स्टोरेज होती है और एक परमानेंट स्टोरेज होती है अंटिल वी ओवरराइट एनी डेटा ऑन इट। तो ये क्या होता है, जो हार्ड ड्राइव होती है वो सबसे सस्ती होती है, फिर उसके बाद एसएसडी उससे महंगी होती है, फिर एनवीएमई एसएसडी उससे और महंगी होती है। जो नॉर्मल हार्ड डिस्क होती है वो कंपैरेटिवली चीप होती है और ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकती है, लेकिन अगर उसमें कोई डैमेज आता है तो आपका सारा डेटा ख़त्म हो सकता है एक बार में। उसकी रीड राइट स्पीड भी बहुत कम होती है, इसीलिए उसमें ट्रांसफरिंग स्पीड, जो बड़े-बड़े ऐप्स होते हैं जिनको जल्दी चालू होना होता है, उनको टाइम लगता है शुरू होने में। वही एसएसडी की बात करें तो थोड़ा-सा महँगा होता है हार्ड डिस्क से और तेज़ भी होता है। उसके बाद आता है एनवीएमई, मतलब जो सबसे तेज़ है, वो मैक्स टू मैक्स आपको 3 से 4 जीबी पर सेकंड की स्पीड दे सकता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ स्पीड है। इसके बाद आता है ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक्स कार्ड एक कंप्यूटर का वो फिज़िकल कंपोनेंट है जिसकी वजह से आपको आपके कंप्यूटर में ग्राफिक्स दिखाई देते हैं। मतलब आपके कंप्यूटर की स्क्रीन, आपका माउस कर्सर, जो भी आप वीडियो चलाते हो, जो यूट्यूब खोलते हो, जो अ, जो क्रोम चलाते हो, जो ब्रेव चलाते हो, या फिर जो भी काम करते हो आप कंप्यूटर में, वो सब ग्राफिक्स यूनिट की वजह से ही हो सकता हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। है। अगर जीपीयू मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होगा
तो आप विजुअल जो भी देखते हो, जो भी काम करते हो विजुअल में, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो जीपीयू क्या करता है कि जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको रेंडर करता है। अगर वो इमेजेस या वीडियोस और एनिमेशंस में से कुछ हो सकते हैं, जो इनपुटेड इंस्ट्रक्शन है वो या तो इमेजेस हों या वीडियो हों या एनिमेशंस हों, तो उसको क्या करता है, वो उस बाइनरी डेटा से एक विजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करके आउटपुट यूनिट में हमें दिखाता है। और अगर आप एक एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड लगाते हो तो वो आपके विजुअल एक्सपीरियंस को और स्मूथ करता है, और जो हैवी टास्क होते हैं, जीपीयू इंटेंसिव टास्क जिसको हम कहते हैं, वो उसको बड़ी आराम से कर सकता है। इसके बाद आता है डेटा डिलीशन एंड रिकवरी। तो डेटा डिलीशन तो सबको पता ही है ना, कि मतलब गलती से कुछ भी डिलीट कर दिया है ना, दोस्त के घर गए, भाई पीसी देना चलाने के लिए, और लिया और फटाक से पूरा डेटा उड़ा दिया, उसका स्टडी मटेरियल सारा ख़त्म कर दिया, तो फिर उसके बाद तो आपको पता है क्या हालत होगी आपकी, वो मैं कहना नहीं चाहूँगा। इसके बाद अगर डेटा डिलीट हो गया है तो डेटा रिकवर भी हो सकता है कुछ एक्सटेंट तक। पूरा का पूरा डेटा रिकवर नहीं हो सकता क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। पूरा का डेटा रिकवर करना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब आप उसको परमानेंटली डिलीट कर देते हो तो जो सेक्टर्स होते हैं जिसमें डेटा स्टोर्ड होता है, वो सेक्टर्स बिल्कुल खाली हो चुके होते हैं। तो जो बाकी जो परमानेंटली डिलीटेड जो डेटा है ना, उसकी कुछ टेम्पररी फाइल्स जो है ना वो कहीं पे स्टोर रहती हैं, तो उतना आप रिकवर कर सकते हो। इसीलिए डेटा रिकवरी जनरली होती है, लेकिन हम लोग सारे मतलब जितने डेटा डिलीट हुआ है ना सबको नहीं रिकवर कर सकते। मैक्सिमम कर सकते हैं लेकिन सबको नहीं कर सकते। तो इसीलिए डेटा डिलीट सोच समझ के करना, नहीं तो फिर तो देख लो क्या होगा। उसके बाद आता है इनपुट डिवाइस, मतलब जिस चीज़ से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इन सब चीज़ों से, कीबोर्ड, माउस, है ना, और माइक्रोफोन्स, स्कैनर्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इनपुट डिवाइस वो टूल होते हैं जो कि मशीन से इंटरैक्ट करने, मतलब कंप्यूटर से और किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से इंटरैक्ट करने में हमें मदद करते हैं। तो सबसे पहला आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड भाई आप सब लोग जानते हो कीबोर्ड कैसा होता है, कि लंबा चौड़ा सा होता है, उसमें ए से जेड तक लेटर्स लिखे होते होंगे। तो जनरली इसका काम क्या होता है कि ये लेटर्स को, सिंबल्स को, स्पेशल कैरेक्टर्स को, फंक्शंस को और इनपुट करने में मदद करता है विद स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो कीबोर्ड्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे मेम्ब्रेन कीबोर्ड होता है, मैकेनिकल कीबोर्ड होता है, चेकलेट कीबोर्ड होता है। उसमें से सबसे अच्छा जिसको माना जाता है कि ये बेस्ट कीबोर्ड है वो होता है मैकेनिकल कीबोर्ड। उसमें क्या होती है, रबर के ऊपर हमारी कैप्स लगी होती हैं जिसकी वजह से उसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है और क्लिकिंग भी बहुत स्मूथ रहती है। इसके बाद आता है माउस। माउस तो भाई किसने नहीं चलाया होगा, है ना, ये वो चूहा वाला माउस नहीं है, ये कंप्यूटर वाला माउस है। तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो कि स्क्रीन पे जो आप कर्सर चलाते हो, जैसे कि मैं ये इस रेड डॉट को चला रहा हूँ, तो ये माउस की मदद से मैं कर रहा हूँ। तो ये जनरली इनपुट करता है एक ग्राफिक्स रूप में पॉइंटिंग के लिए। मतलब आप डेस्कटॉप पे कहीं पे भी स्क्रॉल कर रहे हो या फिर किसी आइकन पे क्लिक कर रहे हो, वो सब किसकी वजह से पॉसिबल है, माउस की वजह से है। तो अगर आप माउस अच्छा लेते हो, बढ़िया लेते हो, ऑब्वियसली कॉस्ट तो बढ़ेगी। तो बढ़िया कॉस्ट वाला माउस लेते हो तो आपको ज़्यादा ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगी, एफिशिएंसी मिलेगी। इसके बाद आता है टच स्क्रीन। किसने नहीं चलाया, वो कसम से बता रहा हूँ, उसने कुछ नहीं चलाया आज तक। टच स्क्रीन क्या होता है, जो आप मोबाइल चलाते हो अभी अभी, जो अगर कोई मोबाइल में देख रहा होगा या फिर कोई टच स्क्रीन लैपटॉप में देख रहा होगा, तो आप जो टच करके ऊपर नीचे करते हो ना, उसी को टच स्क्रीन कहते हैं। तो वो डिस्प्ले इनपुट क्या करता है, वो डिस्प्ले सरफेस इंटरेक्शन को वो इनपुट लेता है। ऐसा अगर आप एक स्क्रीन पे टच करते हो तो वहाँ की वो विड्थ, हाइट, वो सब लेके प्रोसेस करता है कि हाँ भाई आपने उंगली कहाँ पे रखा है, और जिधर उंगली मूव कर रहे हो तो आपका डिस्प्ले में जो भी टेक्स्ट वगैरह हैं वो भी उस तरफ मूव करेंगे। तो जैसे कि देखा होगा, जैसे पहले 2003 की बात कर रहा हूँ, उस समय जो स्मार्टफ़ोन हुआ करते थे ना, उसमें आप पहले एक बार ऊपर स्लाइड कर दो नीचे से ऊपर, तो वो पहले एक फ्रेम आता था, फिर दूसरा फ्रेम, फिर तीसरा फ्रेम,
अगले जन्म में जाके एक बार स्क्रॉल होता था, है ना। इसके बाद आता है स्टाइलस। स्टाइलस वही है जो आप कलाकारी करते हो, है ना। जैसे सैमसंग के साथ आता है स्टाइलस, सैमसंग एस8 अल्ट्रा, है ना। भले ही वो खरीद नहीं सकते, वो अलग बात है, बट ये एक पेन होता है जो कि हम लोग को कुछ ग्राफिक्स राइटिंग टच स्क्रीन के ऊपर करने में मदद करता है, ठीक है। और इससे हम लोग ज़्यादा एक्यूरेसी से कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है गेम पैड। भाई गेम खेलना किसको पसंद नहीं है, जिसको पसंद नहीं कमेंट में बता दो। तो गेम पैड तो सभी जानते होंगे वो कैसा होता है, एक जॉयस्टिक टाइप का दिखता है, एक डंडी टाइप की दिखती है ना। तो गेम पैड क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है जिससे कि हम लोग मोशन ट्रैक करते हैं, और भी बहुत सारी फंक्शंस होती हैं। तो भाई वही चक्कर है, सस्ता लोगे तो सस्ता मिलेगा, और महंगा लोगे तो फंक्शन अच्छे मिलेंगे। सस्ता लोगे तो 2 दिन बाद कबाड़ा हो जाएगा, महंगा लोगे तो लंबा चलेगा, सिंपल सी बात है। इसके बाद आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन मतलब आपने देखा ही होगा ना, इंडियन आइडल देखा होगा आपने, है ना। और उसके बाद डांस का बोल रहा हूँ अभी, इंडियन आइडल देखा होगा, सारेगामापा चैम्प्स देखा होगा, और बहुत सारे म्यूजिक कॉम्पिटिशन्स देखा होगा। तो जो सिंगर्स होते हैं उनके हाथ में एक माइक होती है, जो जजेस होते हैं उनके सामने एक माइक मुंह में ठूसी हुई होती है। तो वो क्या होती है, उसमें हम लोग ऑडियो के रूप में सिग्नल्स इनपुट करते हैं, और वो उसको डिकोड करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। फिर उसके बाद सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, फिर स्पीकर्स के पास जाता है, फिर स्पीकर से वो फिर से ऑडियो के रूप में बाहर आती है। तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है। इसका आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में देखो भैया कुछ नहीं है। कंक्लूजन ऐसा है कि भाई इनपुट डिवाइसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, जो भी हमें डेटा इनपुट करना होता है, बस इतना ही है। इसके बाद है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि तुम्हारा होम थिएटर हो गया, तुम्हारा टीवी हो गया, तुम्हारा प्रिंटर हो गया, ठीक है, तुम्हारा स्पीकर हो गया, ये सब आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। इसके बाद आता है आउटपुट डिवाइस का एक पार्ट है वीडियो। ये मसला ये कोई एलियन प्रजाति का उठाया हुआ है, कुछ नहीं है भाई। ये बस तुम्हारा मॉनिटर है, तुम्हारा टीवी है, तुम्हारे लैपटॉप की स्क्रीन है, तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन है ना। चाहे वो कीपैड हो कोई बात नहीं, वो उसकी भी स्क्रीन वीडियो ही कहलाती है। तो ये वीडियो ग्राफिक्स आउटपुट देता है, मतलब जो भी चीज़ें शो करता है वो ग्राफिक्स के रूप में होते हैं, ताकि वो हमारी आँखों को भाए, मतलब आँखों को देखने में अच्छा लगता है। तो भाई जो स्क्रीन के टाइप्स होते हैं, मतलब जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स होते हैं उनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे एलसीडी होता है जो सबसे पहले आया था, है ना। इसकी क्वालिटी बहुत घटिया रहती है, मत लेना। एलईडी होता है, एलसीडी से अच्छा होता है। आजकल टीवी में, मतलब बजट टीवीज़ में यही आता है एलईडी, पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है इसकी। फिर आता है ओलेड। भाई इसके क्या ही कहने, मतलब कमाल है ये। फिर क्यूलेड आता है, मतलब ओ में ही क्यों कर दिया, बड़ा भाई लगा दिया बस, ये डंडी खींच दी और कुछ नहीं। बस इन दोनों से मिला के ना पिक्चर क्वालिटी 25 टाइम्स बेहतर इसमें होती है और 3 टाइम्स बेहतर इसमें होती है। फिर ले लो आप एमोलेड, बस वो ओलेड के सामने एम लगा दिया, और ज़्यादा कुछ नहीं। ये सुबह वाला एएम है ना, पीएम एएम, वही समझ लेना। एमोलेड में क्या होता है, इन सबसे बेस्ट स्क्रीन होती है इसके पास। इसके बाद आता है प्रिंटर। आप जो कॉपी लिखते हो या फिर जो बुक में टेक्स्ट पढ़ते हो, या बुक पढ़ते हो कि नहीं। भाई जो बुक नहीं पढ़ते हो कमेंट में बता देना, जो पढ़ते हो वो मत बताना, क्योंकि वो तो है ही पढ़ा के, वो अलग बात है। तो प्रिंटर का काम क्या होता है, ये कुछ टेक्स्ट ग्राफिक्स, है ना, डॉट्स प्रिंट करके देता है एज अ हार्ड कॉपी। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है, अ प्रिंटर इज अ डिवाइस दैट एक्सेप्ट टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर and it transfers this information to paper sheet. Printer can print any information that has been passed to it, whether it be text, number or images, etc etc. तो टाइप्स ऑफ प्रिंटर दो ही होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। उसके भी डिफरेंसेस मैंने लिख दिए हैं, देख लो। इम्पैक्ट स्लो होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर लो प्रिंट क्वालिटी, मतलब घटिया सी क्वालिटी आती है ना। उसमें तुम्हारा नाम भी तुम्हारा नाम जैसा नहीं, बाजू पड़ोसी नाम जैसा दिखेगा। फिर आता है भाई इम्पैक्ट प्रिंटर में बहुत आवाज़ें करते हैं, ये सब देख लो ना, वहीं खड़े खड़े पागल हो जाओगे तुम, ठीक है। और एग्जांपल देख लो, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है ना, जो ये वाला है, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इधर जो दिखा रहा हूँ ऊपर में राइट कॉर्नर में। फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो फास्ट होता है, प्रिंट क्वालिटी एकदम झक्कास, मतलब तुम अपनी फ़ोटो खींच के प्रिंट कर लो, पता नहीं चलेगा तुम्हारी फ़ोटो है,
ठीक है, नॉइज़ बहुत कम होती है, मतलब ना के बराबर उसमें से आवाज़ आती है। इसके भी एग्जांपल देख लो, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। तो भाई ये एग्ज़ाम का 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन कन्फर्म रहता है। राइट द डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इसमें से ये 4 डिफरेंसेस लिख दो, पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो उस टीचर को मेरे पास जाना। उसके बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ डेटा कैप्चर, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। इसमें कुछ नहीं है, नाम देखने की बहुत सुनने की जरूरत कोई नहीं है, नाम देख के। सबसे पहले डेटा कैप्चर मतलब वो प्रोसेस जिसमें हम डेटा को कहीं से उठा के रख रहे हैं, बस खत्म। डेटा स्टोरेज मतलब आपने डेटा उठाया, हार्ड ड्राइव में जाके सेव कर दिया। मान लो मूवी डाउनलोड करी, ठीक है, ये नेट से मूवी डाउनलोड करी तो कहाँ डाउनलोड होगी? सीधे जाके एसएसडी या फिर हार्ड ड्राइव में होगी। उसको ट्रांसफर कर रहे हो पेन ड्राइव में, पेन ड्राइव भी एक स्टोरेज डिवाइस ही है। तो बस यही तो है डेटा स्टोरेज, खत्म। डेटा रिट्रीवल, मूवी को तुम प्ले करके देख रहे हो, क्या होगा? डेटा रिट्रीवल हो गया, ठीक है। किस चीज़ को, एक डॉक्यूमेंट उसको प्रिंट कर रहे हो, डेटा रिट्रीवल, और कुछ नहीं, ठीक है। ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये सस्ता सा टॉपिक था, हालांकि इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, मुश्किल से 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का आएगा। तो एक एक पॉइंट चिपका देना, बस फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में इंट्रोडक्शन। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वही चीज़ है जिसकी वजह से तुम सब काम कर सकते हो। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो ना, तो तुम्हारा मोबाइल कबाड़ से ज़्यादा कुछ नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द बैकबोन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। मतलब अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो तुम सब काम कर सकते हो, अगर नहीं है तो फेंक दो उसको, ठीक है। एक इंटरफेस बनाता है यूजर और कंप्यूटर में टू इंटरैक्ट विथ ईच अदर टू डू वर्क, है ना। तो उसमें सबसे पहला आता है बायोस। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले तुमको बताया था, बायोस इज एन वेरी 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 इंपॉर्टेंट फर्स्ट सॉफ्टवेयर विच टर्न्स योर कंप्यूटर ऑन। मतलब जब तुम अपने पीसी का बटन दबाते हो या फिर मोबाइल का पावर बटन दबाते हो, है ना, स्टार्ट करते समय, तो सबसे पहला यही लोड होता है। इसके बाद ही तुम्हारा विंडोज़ या फिर एंड्रॉयड या फिर iOS, कुछ भी ले लो, एक्सओएस, वो इंस्टॉल होता है। सबसे पहले बायोस होगा, उसके बाद कुछ होगा, ठीक है। इसके बाद आता है बायोस होता क्या है, जैसे मैंने अभी तुमको पूरी राम कहानी बता दी, है ना। इसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम वही तुम्हारा विंडोज़, लिनक्स, यूबुंटू, iOS, iOS, मैक ओएस, सॉरी मैक ओएस। ऐसे iOS भी है, वो मोबाइल्स के लिए, एंड्रॉयड ले लो, iOS ले लो, ठीक है, चिंपैंजी ले लो, वो अलग अलग बात है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। तो ये था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो आगे चलते हैं जो कि है डिवाइस ड्राइवर। तो दोस्तों डिवाइस ड्राइवर कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप कुछ इनपुट करते हो, मतलब मान लो आपने पेन ड्राइव लगाई, तो पेन ड्राइव को रीड करने के लिए उसमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। तो अगर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है तो आपको पेन ड्राइव को रीड करेगा और वो आपको कंप्यूटर में दिखाएगा कि हाँ भैया आपने पेन ड्राइव लगाई है, जो करना कर लो। तो बस वही होता है ड्राइवर। ड्राइवर का मतलब बस यही होता है कि हाँ वो एक सॉफ्टवेयर जो कि उस स्पेसिफिक कंपोनेंट के लिए बनाया गया है ताकि वो उसको रीड कर सके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बाकी समझ लो। Device driver or software program that allow operators to communicate with hardware devices. Layer of abstraction between hardware and software, enabling different hardware devices work with same operating system. Example: प्रिंटर ड्राइवर, नेटवर्क का ड्राइवर, ग्राफिक का ड्राइवर, जैसे मैंने अभी बता दिया। इसके बाद बुक में है लैंग्वेज प्रोसेसर्स। ये होता है कि जब हम लोग इंग्लिश टाइप करते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं, तो वो तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, मतलब उसको सिर्फ हम लोग पढ़ सकते हैं ना, कंप्यूटर नहीं पढ़ सकता। कंप्यूटर को चाहिए क्या? बाइनरी फॉर्म, मतलब जीरोज और वंस के रूप में चाहिए उसको। तो लैंग्वेज प्रोसेसिंग वही होती है कि मतलब वो हम जो लैंग्वेज बोलते हैं और जो कंप्यूटर समझता है, वो उन दोनों में इंटरचेंज करता है और कुछ नहीं। तो मैंने बता दिया लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या होता है। चेंजिंग द वे वी कम्युनिकेट एंड इंटरैक्ट विद कंप्यूटर एज दिस टेक्नोलॉजी कंटिन्यू टू एडवांस, ठीक है। तो हिस्ट्री क्या थी? असेंबलर, सबसे पहला था असेंबलर प्रोग्रामिंग। तो असेंबलर प्रोग्रामिंग क्या होती है? एक बीच की प्रोग्रामिंग होती है, जैसे कि देख सकते हो, इट वाज डेवलप्ड अ वे टू राइट प्रोग्राम दैट कुड बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय कंप्यूटर प्रोसेसर। असेंबलर इज स्टिल यूज्ड इन दिस स्लाइड, ओके।
तो भाई गेमिंग रूम देख रहे हो, ऐसा मैं बनाऊंगा, चिंता ना करो, वो अलग बात है, ठीक है। तो असेंबलर क्या होता है, बीच की लैंग्वेज होती है ना, जो इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली प्रोसेस कर सकती है बिना कुछ चेंज किए हुए। तो वैसे ये बहुत कम यूज़ होता है पर होता है, तो इसलिए मैंने बता दिया। आगे चलते हैं, असेंबलर की आर्किटेक्चर कैसी होती है। तो असेंबलर प्रोग्राम को ना सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस में राइट किया जाता है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, है ना। जो जो हर एक प्रोग्राम किया जाता है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो यही उसकी बेसिक आर्किटेक्चर होती है, मतलब वन प्रोग्राम एट ए टाइम और सीरीज में लिखा जाता है उसको। इसके बाद आता है कंपाइलर। कंपाइलर का मतलब ये होता है कि मान लो आपने प्रोग्राम लिख लिया, ठीक है, अब उसको रन करना है। रन करना है तो आपने रन किया, एंटर दबा दिया, सेव भी कर लिया, और वो जब रन होगा ना तो पूरा प्रोग्राम रन होगा। उसके बाद खून खून कर देगा, मतलब एरर मारेगा। रेड कलर का ही तो एरर होता है और रेड कलर का खून होता है। वो ब्लू रेड अलग अलग होते हैं, वो मतलब वो ब्लू गोल्डन वाले अलग हैं, उनकी उन स्पीशीज की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो वो भयंकर सा एरर मारेगा। क्यों, मतलब इतना बड़ा एरर मारता है वो कि देखते रह जाओगे। तो होता क्या है कि आपके प्रोग्राम में जितने एरर्स हैं, मतलब मान लो प्रोग्राम लिखा है आपने, उसमें 10 एरर हैं, 15 एरर हैं, भाई बिगिनर तो होता ही है, एक्सपर्ट से भी एरर होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। तो वो एरर देता है, वो पूरे प्रोग्राम को रन करता है, उसके बाद जितने एरर है सबको दे देता है एक साथ। ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये एक मशीन, मतलब मशीन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म से मशीन लेवल लैंग्वेज में ये कन्वर्ट करती है ना। तो कंपाइलर्स का इतना सा रोल है। इस बाद कंपाइलर का डिज़ाइन कैसा होता है, मतलब उसको लैंग्वेज सिंटैक्स के लिए, डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए, एल्गोरिथम्स के लिए बनाया जाता है, ताकि जो प्रोग्राम आप बना रहे हो ना वो परफॉर्मेंस दे सके, मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे सके, और जो डेवलपर होता है सिर्फ वही उसको समझ सकता है और कोई नहीं। इसके बाद आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है कि वो, मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम लिखा है और वो इंटरप्रेटर में, जैसे पाइथन एक इंटरप्रेटर है जिसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं कुछ दिनों बाद। तो वो क्या करता है, आपने प्रोग्राम लिखा, मान लो 100 लाइन का प्रोग्राम है, तो वो क्या करेगा, एक के बाद एक एक लाइन का प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता जाएगा, और जहाँ पे एरर होगी उसको वहीं पे रोक देगा, और रोकेगा तो आपको एरर दिखाएगा कि हाँ भैया इस लाइन में एरर है, इसको ठीक करो। उसके अगर उसको ठीक नहीं करते हैं तो वो प्रोग्राम उससे आगे बढ़ेगा ही नहीं, वहीं पे हमेशा स्टॉप कर देगा आपको प्रोग्राम रन करते समय। तो उसको जनरली पाइथन जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे देख लो डिफरेंस बताएं, अनलाइक कंपाइलर विच ट्रांसलेट एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन कोड बिफोर एग्जीक्यूटिंग देम, ठीक है। इसके बाद आता है हाउ डू इंटरप्रेटर्स वर्क। इंटरप्रेटर कैसे काम करते हैं, तो मैंने अभी 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 बता ही दिया कैसे काम करते हैं, तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। इंटरप्रेटर रीड ईच लाइन ऑफ कोड एंड एग्जीक्यूट इट इमीडिएटली, मतलब एक एक लाइन को पढ़ता है फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करता है। अगर एरर है तो एरर मारेगा, नहीं तो आगे निकल जाएगा। तो ये करता है, ये ना थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि इसका कोड जो है ना कंपाइल्ड नहीं, मतलब पूरा प्रोग्राम एक साथ नहीं रन होता है, ये एक एक करके रन होता है। तो पहले पहला वर्ड चेक करेगा, फिर दूसरा चेक करेगा, फिर तीसरा चेक करेगा, तो इसलिए इसमें टाइम लगता है, इसलिए स्लो होती है। इसलिए पाइथन को हम लोग स्लो कहते हैं एज कम्पेयर टू सी। तो इसके बाद जो बुक में जैसा दिया हुआ है, जो चैप्टर का आखिरी सेगमेंट है वो सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, मतलब जो आप यूट्यूब चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, वो एक सॉफ्टवेयर है। मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में मदद करता है और डिफरेंट टास्क करने में मदद करता है। तो उसमें से सबसे पहला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये वो प्रोग्राम होता है जो कि स्पेसिफिक टास्क को काम करने में मदद करता है। जैसे कि आप कुछ लिख रहे हो तो आपको उसके लिए क्या चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मतलब वर्ड चाहिए, प्रेजेंटेशन चाहिए, एक्सेल चाहिए, इसी में तो काम करोगे। डेस्कटॉप पे तो काम करना शुरू नहीं कर दोगे। उसके बाद आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है तो उसके लिए क्या चाहिए, अडोबे फोटोशॉप चाहिए। वीडियो एडिटिंग करनी है, प्रीमियर प्रो चाहिए जिससे मैं कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो उसके लिए कोई ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर चाहिए। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। सबसे जो एडवांटेज होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के,
वो ये है कि स्ट्रीमलाइन प्रोसेस होता है, मतलब उसको चालू कर दो, सारे काम कर दो। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई पहले कोड लिखो फिर रन करो फिर उसमें आप अपना काम करो, नहीं। पहले से कोड लिखा हुआ है, पहले से प्रोग्राम बना हुआ है, बस आपको उसमें इंस्ट्रक्शंस डालने, आपको रिजल्ट मिलेगा बस। तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है इससे और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, टाइम बहुत कम लगता है, पैसा भी बहुत कम लगता है। बहुत ही मतलब फ्री वाले सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कौन सा, ओपन ऑफिस एक फ्री सॉफ्टवेयर है ना, फॉस है, वो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मतलब उसका आप सोर्स कोड भी देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, मतलब जो सब इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, है ना, ये तो इस्तेमाल करते हैं आजकल। तो इसके बाद तो इसमें क्या होता है कि जो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि उसमें वो इंक्लूड होते हैं वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डेटाबेस, आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंटल सॉफ्टवेयर। ये ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इन पे ध्यान दो। वर्ड प्रोसेसिंग मतलब वो वर्ड वगैरह, स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल, डेटाबेस मतलब ओपन ऑफिस बेस या फिर ओपन ऑफिस, हाँ ओपन ऑफिस बेस, या फिर माई एसक्यूएल में अपन डेटाबेस बनाते हैं, तो जहाँ पर स्टोर होता है उसको डेटाबेस कहते हैं। तो जो जो सॉफ्टवेयर होता है जैसे कि यूट्यूब है, उसको किस लिए बनाया गया है? वीडियोस देखने के लिए। इंस्टाग्राम है क्या, उसको पोस्ट रील्स देखने के लिए, फोटोज देखने के लिए। और बात करें व्हाट्सएप की, व्हाट्सएप का के लिए बनाया गया? चैट्स के लिए जनरली, है ना। इसके बाद आता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, मतलब जो यूज़र अपने मन पसंद से सॉफ्टवेयर बनवाता है। तो एक प्रोग्रामर के पास गया, बोले भैया हमको ये सॉफ्टवेयर चाहिए, बना के दे दो। तो फिर प्रोग्रामर से पूछेगा कि भैया आपको इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या चाहिए, तो आप बोले कि हाँ पोस्ट होने चाहिए, है ना, इंटरेक्टिव होना चाहिए, कुछ ऐसा वो क्रिएटिव जैसा होना चाहिए, बच्चों को मज़ा आ जाए ऐसा होना चाहिए। तो समझ रहे हो ना। तो इसमें क्या होता है कि जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसको कस्टमाइज़ किया जाता है, अपने अपने नीड के हिसाब से कस्टमाइज़ किया जाता है। उसमें फीचर्स को ऐड और रिमूव किया जाता है, इंटरफेस को बदल सकते हैं, और जो सॉफ्टवेयर होता है उसकी फंक्शनिंग को भी बदला जा सकता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। अगला है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर मतलब जैसे कि फ़ोटो देख रहे हो, इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये सिर्फ कुछ सिंगल इंडिविजुअल्स के लिए होता है, या फिर कुछ सिंगल कम्युनिटी या फिर कंपनी के लिए बनाया जाता है। इस सॉफ्टवेयर को सिर्फ स्पेशल डिमांड से बनाया जाता है, जैसे कि एयरटेल, एयरटेल का अपना सॉफ्टवेयर है, जियो का अपना सॉफ्टवेयर है, सैमसंग का अपना है, एप्पल का अपना सॉफ्टवेयर है, एसस का अपना सॉफ्टवेयर है, विंडोज़ है, आईओएस है। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वो होता है जो सिर्फ स्पेसिफिक पीपल्स के लिए और स्पेसिफिक यूज़ के लिए बनाया जाता है। जैसे कि एयरटेल का जो ऐप है उसमें आप क्या कर सकते हो, रिचार्ज वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में एक मेन बात क्या होती है, इसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, परमिशन भी बहुत अच्छी खासी मांग लेता है ये, और इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, और इसमें लॉक भी लगा हुआ होता है कि मतलब कोई एक जनरल आदमी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसके बाद है इसके बेनिफिट्स क्या हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के बेनिफिट्स ये हैं कि टेक्निकल सपोर्ट है, रेगुलर अपडेट है, सिक्योरिटी पैचेस हैं, जो जनरल सॉफ्टवेयर से बहुत अच्छे होते हैं इसमें। तो ये रिलायबल होता है कि भाई सब लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हम स्पेसिफिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़्यादा सिक्योरिटी होगी, सिंपल सी बात है। इसके बाद आता है लिमिटेशन क्या है इसके। लिमिटेशन ये है कि इसमें लॉक लगा हुआ होता है, इसमें एक्स्ट्रा पे करना होता है, मतलब एक्सपेंसिव होता है, और हर कोई इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है, इनोवेशन का कुछ ज़्यादा स्कोप नहीं होता है। ठीक है, और कस्टमाइजेशन भी बहुत ज़्यादा ही नहीं कर सकते। इसके बाद आता है ओपन सोर्स ऑल्टरनेटिव्स, मतलब अगर प्रोप्राइटरी एक्सपेंसिव तो होता है, अगर खरीद नहीं सकते तो ओपन सोर्स अल्टरनेटिव जैसे कि वर्ड, ओपन ऑफिस, ये सब, विंडोज़, आईओएस, एंड्रॉयड, ये सब ऑल्टरनेटिव्स है ना प्रोप्राइटरी को छोड़ के, तो ऐसे काम चल सकता है। इसके बाद आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है, नाम ही से पता चल रहा होगा, ये आपकी आपकी परफॉर्मेंस को यूटिलाइज़ करने के लिए, मतलब ऑप्टिमाइज़ करने के लिए होता है, जो भी आप काम कर रहे हो। तो इसमें जैसे कि एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप, फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले आता है इस मतलब इसका कुछ एडवांटेजेस, स्ट्रीमलाइनिंग प्रोडक्टिविटी। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, जो आप काम कर रहे हो उसको मोर प्रोडक्टिव कर देते हैं, या तो उसमें टाइम कम कर देते हैं, या फिर एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं, ऐसा कुछ कुछ। परफॉर्मेंस में इंक्रीज़ करते ही हैं भाई, जब कोई दिक्कत ही नहीं हो कंप्यूटर में तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली उसकी इंक्रीज़ हो ही जाएगी। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, जो आप सुनते हो कि भाई वायरस आ गया कंप्यूटर में, तो वो कैसा होता है, सिक्योरिटी कम होती है उसमें, या फिर
सिक्योरिटी होती भी है तो वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। जैसे आपने बहुत सारे क्विक हील सुना होगा, विंडोज़ डिफेंडर सुना होगा, है ना, कैस्पर, स्काई, ये सब एक्स्ट्रा मैकफ्री, ये सब जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये क्या करते हैं, जो अनवांटेड फाइल्स हैं या फिर मैलिशियस सॉफ्टवेयर हैं उन सबको वो कंप्यूटर सिस्टम में एंटर या रन नहीं होने देते हैं। अगर गलती से एंटर हो गया तो रन नहीं होने देंगे, उसी समय उसको, उस ऑपरेशन को ही ब्रेक करके उसको डिलीट कर देंगे। जैसे कि जनरली फायरवॉल्स होते हैं, पासवर्ड्स होते हैं, तो इन सब का काम होता है सिक्योरिटी प्राइवेसी में। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? इसके बाद एक और उसका बेनिफिट है, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। देखो, जब जो जैसे क्विक हील है तो वो एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, मतलब एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, तो उसके लिए पे करना पड़ता है अलग से। लेकिन वो क्या करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, परफॉर्मेंस बढ़ाता है, सिक्योरिटी प्राइवेसी की तो बात है ही, और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज कर देता है। इसके बाद आता है कि आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला है, सॉफ्टवेयर पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब अगर अपडेट आया तो उसको रेगुलर अपडेट करना चाहिए। और उसमें एक ऑटोमेटिक अपडेट का सेटिंग्स भी होता है, तो उसको पर वीक पे सेट कर दूँ तो हर हफ्ते वो अपडेट के लिए सर्च करेगा, अगर होगा तो इंस्टॉल कर लेगा। और अगर मतलब आप बहुत, जो आपका पीसी है वो सार्वजनिक है, तो उसके लिए आपको बैकअप रखना पड़ेगा कि अगर कभी गलती से वो सॉफ्टवेयर आ गया, उसने सारी सिस्टम फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उसके लिए आपको एक सिस्टम रिस्टोर रखना पड़ेगा डेटा को बैकअप करने के लिए। इसके बाद है चैलेंजेस टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है या फिर उसको क्या क्या चैलेंजेस हैं। मतलब जैसे कि अगर आप iOS में विंडोज़ की कोई फाइल चलाओगे तो वो नहीं चलेगी, मतलब कंपैटिबिलिटी है ही नहीं उसमें। अब मान लो आप चला रहे हो, विंडोज़ 98 था आपके पास कल तक, और आज आपने लगाया विंडोज़ 10, और विंडोज़ 98 की भी फाइल आप विंडोज़ 10 में चलाओ, नहीं चलेगी, क्योंकि कंपैटिबिलिटी ही नहीं है। वो वर्जन बहुत पुराना था और ये वर्जन बहुत नया है, तो इसीलिए दोनों के बीच में बहुत सारा गैप आ गया। इसके बाद है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो जनरल पर्पस होते हैं, फ्रीवेयर, शेयरवेयर, है ना, फॉस, तो उनमें सिक्योरिटी इश्यूज बहुत होते हैं भाई। जैसे व्हाट्सएप वगैरह है, वो सब में बटा हुआ है आसपास में, भाई हैकर को तो बहुत आसानी हो जाएगी। भाई वो पब्लिक में फैला हुआ है, उसने एक को हैक किया, बाकी सब उसकी मुट्ठी में आ गए, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग कॉस्ट, मतलब इन सॉफ्टवेयर को मैनेज करने की भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा जाती है। मतलब वर्ल्ड वाइड इतने इतने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर को, तो उसको इम्प्रूव भी करना पड़ेगा, स्टोर भी करना पड़ेगा, डेटा भी स्टोर करना है, रिएक्शंस भी देने हैं, मतलब फीडबैक भी देना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो हमारा चैप्टर फाइनली यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को चैप्टर समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में लिख दो, मैं आंसर करने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। हमेशा आंसर कर देता हूँ, इस बार भी कर दूँगा। और अगला आपको क्या शुरू करना है, पाइथन या एसक्यूएल, तो उसके लिए भी कमेंट कर देना कि पाइथन शुरू कर दूँ, एसक्यूएल। तो आज इतना ही था आज के लिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।